प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ खाने का स्वाद कड़वा होता है, जबकि कुछ का स्वाद खट्टा होता है? जब कोई व्यक्ति अधिक खाने के कारण एसिडिटी से पीड़ित हो, तो नींबू का रस, सिरका या बेकिंग सोडा का घोल पीने की सलाह दी जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफेद कपड़े पर करी का दाग लाल भूरे रंग का हो जाता है, जब साबुन, जो कि क्षारक प्रकृति का होता है, उस पर रगड़ा जाता है? कपड़े को पानी से धोने पर यह फिर से पीला हो जाता है। भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद उनमें मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। नींबू का रस प्रकृति में क्षारीय होता है, इसलिए यह अम्लता को निष्क्रिय करता है। विज्ञान प्रयोगशाला से निम्नलिखित नमूने लीजिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बताए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास पर रखें और विभिन्न सूचकों की बूंद के साथ परीक्षण करें। प्रत्येक विलयन के लिए लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फथेलिन और मिथाइल ऑरेंज विलयन के रंगों में परिवर्तन देखा जाता है। रंग परिवर्तन द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। अम्ल तथा क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? आइए अभिक्रिया को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। कुछ अन्य अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तथा एसिटिक एसिड के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। इन अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। इसे हाइड्रोजन गैस के रूप में देखा जाता है। धातु अम्ल के शेष भाग के साथ मिलकर एक यौगिक बनाती है, जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल योग धातु देता है लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल तथा क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? चलिए एक क्रियाकलाप द्वारा इसे समझते हैं। परख नली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंद फेनोल्फथेलिन विलयन की डालिए।
इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। अम्ल मिलाने के बाद फेनोल्फथेलिन का रंग क्यों बदल गया? अब इस मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए। इस क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो अभिक्रिया हुआ है उसे इस प्रकार आप लिख सकते हैं। NaOH प्लस HCl देता है NaCl प्लस H2O। धातु कार्बोनेट तथा धातु अम्ल के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक परख नली लीजिए, उसमें 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लीजिए। अब लगभग 2 ml तनु HCl मिलाइए। उत्पादित गैस को चूने के पानी से प्रवाहित कीजिए। इस क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है। NaCO3 प्लस 2HCl देता है 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर CaOH2 प्लस CO2 देता है CaCO3 प्लस H2O। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। pH मान एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने के लिए एक पैमाना, जिसे pH स्केल कहा जाता है, विकसित किया गया है। इस pH में P सूचक है पुंसांस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। pH पैमाने पर हम pH को 0 से 14 तक माप सकते हैं। pH को एक संख्या के रूप में माना जा सकता है जो एक विलयन की अम्लीयता या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH मान उतना ही कम होगा। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। pH पैमाने पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। जैसे ही pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है, यह घोल में OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, जो कि क्षार की ताकत में वृद्धि का प्रतीक है। आमतौर पर pH को मापने के लिए सार्वत्रिक सूचक लगे कागज का उपयोग किया जाता है। अम्ल तथा क्षारक की ताकत क्रमशः उत्पादित H+ आयनों तथा OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम एक ही सांद्रण के हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा एसिटिक एसिड लेते हैं, जैसे 1 मोलर, तो ये अलग अलग मात्रा में हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं। वे अम्ल जो अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं
प्रबल अम्ल, और जो अम्ल कम H+ आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। पीएच का महत्व। हमारा शरीर 7 से 7.8 के पीएच रेंज के भीतर काम करता है। जीवित जीव केवल पीएच परिवर्तन की एक संकीर्ण सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा नदियों में प्रवाहित होती है तो यह नदी के पानी के पीएच को कम कर देती है, जिससे जलीय जीवों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। यह काफी रोचक है कि हमारा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। यह आमाशय को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। अपच के दौरान आमाशय बहुत अधिक एसिड पैदा करता है, जिससे जलन और दर्द होती है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग एंटासिड नाम के क्षारक का इस्तेमाल करते हैं। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह पानी में नहीं घुलता है, लेकिन जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे होता है तो यह खराब हो जाता है। क्या आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक एसिड छोड़ता है जो दर्द और जलन का कारण बनता है। उस जगह पर बेकिंग सोडा जैसे हल्के क्षारक का इस्तेमाल करने से आराम मिलता है। लवण। अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक कार्बोनेट तथा कॉपर सल्फेट जैसे लवण हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। लवण आयनिक यौगिक होते हैं जिनमें धनावेशित धनायन और ऋणावेशित ऋणायन होते हैं। किसी भी हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनने वाले लवण क्लोराइड कहलाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण सल्फेट्स कहलाते हैं। नाइट्रिक अम्ल के लवण नाइट्रेट कहलाते हैं और कार्बोनिक एसिड के लवण कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। लवण बनते हैं अम्ल तथा क्षारक उदासीन लवण कहलाते हैं। अम्ल तथा दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल और क्षारक क्षारक लवण कहलाते हैं। समुद्र के पानी से वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे टेबल सॉल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है अचार, मछली और मांस को संरक्षित करने के लिए, साबुन के निर्माण में, ठंडे देशों में सड़कों पर बनने वाली बर्फ को पिघलाने के लिए, अन्य यौगिकों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में। कुछ लवणों में क्रिस्टल के अनिवार्य भाग के रूप में जल अणुओं की निश्चित संख्या होती है।
ये पानी के अणु जो क्रिस्टल का हिस्सा बनते हैं, क्रिस्टलीकरण का जल कहलाते हैं तथा ऐसे लवण को हाइड्रेटेड लवण कहते हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या एप्सम नमक, पोटास फिटकिरी,